ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल एंड क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे कि थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर रिवीजन कराऊं तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने? सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला क्या था? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और सेम कहा था कि अगर मुझे सेंट्रीफ्यूगल का लिखना रहेगा तो मुझे कुछ नहीं, बस माइनस लगा देना है और ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने लास्ट बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ आर जी, रूट ऑफ आर जी। और मैंने ये भी कहा था कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है? रेडियस पर, रेडियस पर। यानी कि एग्जांपल में हमने कहा था कि मौत के कुएं में तुम्हें बाइक चलाना है तो बाइक चला सकते हो, और कोई कार चलाना है तो कार चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस तुम्हें ध्यान किस बात का रखना है? अपने वीसी का, क्रिटिकल वेलोसिटी का। ठीक है, और क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई? रेडियस कितना है पता कर लो, और जी तो हमारा फिक्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स्ड है, तो उसको वैल्यू पुट करेंगे और हमें एक क्रिटिकल वेलोसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन तो देखो, जैसे फोर्सेस हम लोग अभी पढ़ते आए हैं, चाहे वो F इज इक्वल टू एम ए हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, वैसे ही फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स होता है। फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं घर्षण। घर्षण ये क्या है? एक तरीके का फोर्स है। क्या है ये? एक तरीके का फोर्स है। लेकिन ये फोर्स कैसे लगता है, मतलब ये काम कैसे करता है? तो ये हमेशा किसी चीज को रजिस्ट करता है ना। फ्रिक्शन क्या करता है? चीजों को रजिस्ट करता है। जैसे अगर ये रोड है, रोड पर कोई इंसान चल पा रहा है तो किसकी वजह से चल पा रहा है? क्योंकि रोड के ऊपर कुछ फ्रिक्शन है ना, रोड के ऊपर कुछ फ्रिक्शन है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो रोड से हमारे पैर का जो कांटेक्ट होता है वो स्लिप नहीं हो पाता है, मतलब पकड़ लेता है, समझ लो एक तरीके का रोड, और ये हमें पीछे की तरफ ढकेलता है, तो हम आगे चले जाते हैं और रोड पीछे चला जाता है। नॉर्मली यही होता है ना। हाँ, तो फ्रिक्शन अगर कहेगा कि फ्रिक्शन क्या पॉजिटिव वर्क करता है या नेगेटिव वर्क करता है, तो फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं कोई बॉल है, इस बॉल को ऐसे लुढ़का दूं जमीन पर, तो ये लुढ़कते 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 कुछ टाइम बाद जाकर के ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि इसके अंदर लग रहा है फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन उसे रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, और कुछ टाइम बाद वो फ्रिक्शन उसे रोक देगा, है ना। अगर ये फ्रिक्शन नहीं रखता, नहीं होता अगर फ्रिक्शन, तो ये बॉल कभी रुकती ही नहीं, ये चलती जाती चलती जाती चलती जाती, है कि नहीं? हाँ, तो अब देखो, फ्रिक्शन सिर्फ जमीन पर ही नहीं, फ्रिक्शन हमें हवाओं का भी होता है। अगर ये महसूस करना है कैसे, तो कभी कार में बैठना, ठीक है, और कार में बैठ करके खिड़की से ना मुंडी बाहर निकालना, खिड़की से मुंडी बाहर निकालना, तब समझ में आएगा कि हवाओं का रेजिस्टेंस कितना होता है। हवाएं जब आंख में लगती हैं, आंख खुल नहीं पाती है, मुंह जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है पूरा, तो क्या रहता है? हवाओं का भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो बॉल यहाँ पर रुक जा रही है, ये सिर्फ जमीन के फ्रिक्शन की वजह से नहीं, जमीन के फ्रिक्शन के साथ साथ हवाओं के रेजिस्टेंस की वजह से भी रुक रही है। यानी हम नॉर्मल भाषा में कहें तो फ्रिक्शन क्या है? एक तरीके का फोर्स है। इसका नेचर कैसा है? तो ये नेगेटिव नेचर का होता है, ये हमेशा चीजों को रोकता है। समझ में आया? फ्रिक्शन क्या है? काइंड ऑफ फोर्स, इसका नेचर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये चीजों को रोकता है, ये चीजों को रोकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम समझते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ कि फ्रिक्शन कितने टाइप का, और उसके बाद फिर समझाऊंगा कि अच्छा फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन को हम लोग, मतलब रहेगा तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं।
देखते हैं। तो पहले समझो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, एक होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये जमीन है, जमीन पर मैंने कोई पत्थर रख दिया है, ठीक है, ये पत्थर रख दिया है। अब ये पत्थर क्या यहाँ से हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा, ठीक है। ये पत्थर अपने से यहाँ पर नहीं हिल पाएगा। ये किस वजह से इस जमीन पर रुका हुआ है? इस जमीन के फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये हिल नहीं पा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इसे हिलाना रहेगा तो हमें क्या करना होगा? इधर से इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा, और हम ढकेलेंगे तो इस जमीन पर घिसटाएगा और बड़ी ही मुश्किल से हिल पाएगा, है ना? हाँ, लेकिन यहीं पर अगर मान लो गाड़ी है, इसी रोड पर क्या रहती? एक कार रहती, कार, ये कार है। इस कार को भी अगर मैं ढकेलूं, ठीक है, तो पहले तो ये कार रुकी हुई है ना? पहले ये कार रुकी हुई है, पहले ये कार हिलेगी नहीं, फिर मैं और जोर लगाऊंगा, फिर थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा, और फिर मैं एक बार जोर लगाऊंगा तो ये कार धीरे से चल पड़ेगी, बरोबर। और जब एक बार चलने लगेगी तब मैं अगर ढकेलने लगूंगा, जो फोर्स लगाने लगूंगा, तो कार और तेजी से जाने लगेगी, ठीक है। तो दिमाग में दो चीजें याद रखना, जब कोई चीज रुकी हुई है, ठीक है, जब कोई चीज रुकी हुई है तब उसे हिलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और कोई चीज अगर चल दिया है तब उसे और तेजी से ले जाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स नहीं, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब कोई भी चीज रुका हुआ है, रुका हुआ है, उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके का होता है। काइनेटिक मतलब कोई चीज चल रही है और उसके चलते वक्त उसमें अगर फ्रिक्शन लग रहा है तब। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, और दूसरा होता है रोलिंग, ठीक है, रोलिंग। एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग। अगर मान लो कोई ये सरफेस है, ठीक है, ऐसा सरफेस है, ओके, और इस पर मैं कोई ये ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे आ रहा है? ये स्लाइड करते हुए आ रहा है, स्लाइड करते हुए आ रहा है, बरोबर, स्लाइड करते हुए आ रहा है। लेकिन अगर यही कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, इस सरफेस पर, अच्छा, रेलवे स्टेशन जाते टाइम लोग ट्रॉली बैग ले जाते हैं, हाँ, ट्रॉली बैग क्या होता है? देखो, ट्रॉली बैग में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है? दो पहिया लग जाता है, टायर टाइप, और वो टायर के जरिए ये क्या करते हुए रोल करते हुए, टायर रोल करते हैं, एक दूसरे से रोल करते 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 करते, और हम जब इसको खींचते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है ना? तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? रोल हो रहा है। फ्रिक्शन यहाँ पर भी लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, लेकिन ये टायर की वजह से वो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया है ना? मतलब फ्रिक्शन कम हो गया है, जिसकी वजह से ये चीजें अच्छे से मूव कर पा रही है, बरोबर। हाँ, तो फ्रिक्शन कितने टाइप के? तीन टाइप के। कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। हाँ, मतलब अगर इसे देखें तो स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, मेनली दो टाइप के, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके के, कौन कौन सा? स्लाइडिंग और रोलिंग, ठीक है, स्लाइडिंग और रोलिंग। क्लियर है? ठीक। अब देखो, ये जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये फ्रिक्शन बहुत कम हो जाए तो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे हमने क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करी थी कि क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाए तो आदमी की मौत, बहुत ज्यादा हो जाए तो कुएं से बाहर आ जाएगा, और जो लोग देख रहे होंगे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा और लोगों की मौत, ठीक है। यानी जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का कम होना और बहुत ज्यादा होना खतरनाक है, वैसे ही फ्रिक्शन का भी बहुत कम होना और बहुत ज्यादा होना गड़बड़ है।
कम, हाँ, कम होने की बात कैसे करूं? जैसे रोड है, रोड पर हम आसानी से चल ले रहे हैं, रोड पर हम आसानी से चल ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो रोड का फ्रिक्शन और हमारे पैरों का फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। जितना फोर्स हमारा पैर लगा रहा है उतना फोर्स रोड भी लगा दे रहा है, फ्रिक्शन बराबर बराबर है, हम लोग आसानी से चल ले रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर यहाँ बालू हो जाए, ठीक है, रेत, सैंड, और सैंड पर हम चलने की कोशिश करें, सैंड पर हम चलने की कोशिश करें, तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे चल पाएंगे, हमारा पैर अंदर धस जाएगा, है ना। रिएक्शन फोर्स की बात याद मत करना कि वो जो एक्शन रिएक्शन फोर्स, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कम है, रिएक्शन फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज्यादा है, रिएक्शन फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग चल नहीं पाएंगे। वहीं अगर कोई खेत है, टूटा हुआ खेत, ठीक है, तुमको कहा जाए कि भाई एक टूटा हुआ खेत है, उसमें भागना है, और एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, उसमें भागना है, किसमें अच्छे से भाग पाओगे? प्ले ग्राउंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नॉर्मल है, जैसा रोड पर रहता है, लेकिन यही खेत में यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। जाएंगे तो कहीं ज्यादा गड्ढा है, तो कहीं ढेला है, कहीं मिट्टी है, कहीं पैर धंस जाएगा, कहीं पैर टकरा जाएगा, गिर जाएंगे, है ना, तो चल नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन का सही अमाउंट में होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर कह दिया जाए कि कोई आइस है, ठीक है, ये लोग आइस स्केटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं लोग, है ना, ये आइस है, इस आइस पर क्या हम लोग नॉर्मली चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन है बहुत ही कम है, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ही कम है, फ्रिक्शन कम है, इसलिए हम क्या कर जाएंगे, इस पे स्लिप कर जाएंगे, है कि नहीं, फ्रिक्शन कम है इसलिए हम इस पर स्लिप कर जाएंगे। तो इसलिए इस पर स्लीप करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये नीचे इनके लगा रहता है स्केटिंग, स्केटिंग, ठीक है, ताकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो इस पर आसानी से स्लिप कर सके। अगर इस पर इनको चलना रहेगा तो इन्हें या तो अपने पैरों का फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये लोग अपने जो जूता रहेगा उसमें क्या कर सकते हैं, कांटेदार वाला जूता पहन सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, हाँ, स्पाइक वाला, तो इनके पैरों का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और ये लोग बर्फ पे आसानी से चल पाएंगे। तो जो आर्मी पर्सन्स होते हैं या जो माउंटेनियर्स होते हैं, उनके कोई नॉर्मल जूते नहीं होते हैं, उनके जूतों में क्या रहता है, स्पाइक रहता है ना, स्पाइक रहता है, ताकि वो लोग आराम से चढ़ पाते हैं, ऐसा ऐसा रहता है, समझा है क्या। तो यहाँ पर चलने के लिए हम या तो क्या कर सकते हैं, इस जो बर्फ है उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दो, एक ये सिचुएशन हो जाएगी। दूसरा, अपने जूते में तुम स्पाइक पहन लो, आराम चल पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे जूते में स्पाइक नहीं है तो स्केट बोर्ड लगा लो, तुम इस पर क्या कर पाओगे, स्लिप कर पाओगे, ठीक है, लेकिन इस पे चल नहीं पाओगे। और वही नॉर्मल रोड की हम बात करते हैं, तो रोड को एकदम चिकना, बर्फ की तरह या कांच की तरह चिकना क्यों नहीं बनाया जाता है, ताकि गाड़ियां आसानी से चल सके, गाड़ियां स्लिप ना कर सके, समझा। तो कभी कभी जो ये वाला कंक्रीट वाला जो रोड होता है, इस पर ना वो ब्लैक कलर का गिराते हैं, क्या, डामर, हाँ, डामर, वो डामर कभी कभी बहुत अगर अधिक हो जाता है, तो जब गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम पीरियड में वो ना बहुत स्लिपरी हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में जो कार्स होती हैं उनके टायर स्लिप करते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं, वो लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं इस रोड में डामर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तो नहीं किया गया है, समझ आ रहा है, ओके, ठीक है। अब देखो, पहले हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है, इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पर, कि सरफेस किस तरीके का है। अगर सरफेस ऐसा रोड है सिंपल, तो फ्रिक्शन नॉर्मल है। एकदम आइस है या कोई जो है ये क्या कहते हैं कांच है, मिरर है, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाएगा। रोड है तो चल सकते हैं आराम से, इतना क्लियर है। फिर हमने देखा कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, कौन कौन से,
स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई चीज रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, कोई चीज चल रहा है तो वो चलते चलते रुक जाएगा तो भी फ्रिक्शन की वजह से। फिर हमने देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, ये ठीक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट को एक हाइट मिल जाती है, ठीक है एक हाइट मिल जाती है। तो अगर तुम्हें इसको हिलाना रहेगा और इसको हिलाना रहेगा, 1 नंबर और 2 नंबर में से, तो कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से मूव कर सकता है? 1 नंबर को और 2 नंबर को अगर हमें मूव कराना रहेगा तो कौन सा आसानी से मूव कर पाएगा? मूव 2 नंबर वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर एंगल है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो ये डगड़ मगड़ करके नीचे आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से हम रोलिंग वाला करते हैं, तो रोलिंग वाले में ये जो है पहिया लग जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से चल जाता है। इसलिए जब कभी भी तुम्हारे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसमें कोशिश क्या करना चाहिए, उसके नीचे कुछ रोलिंग वाला चीज लगा दिया जाए, वो रोल करते हुए आसानी से ले जाए। तो जो हम लोग रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जो बड़े बड़े वो क्या कहते हैं माल वगैरह को ले जाते हैं, सामानों को ढोते हैं, तो किस पर ढोते हैं? उनका एक व्हीकल रहता है जिसके नीचे एक ये ऐसा ट्रॉली टाइप का लगा हुआ रहता है ना? क्यों? ताकि वो बड़े से भारी सामान को आसानी से कैरी कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, फ्रिक्शन के लगभग 3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि एक होता है फ्रिक्शन एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है म्यू एन। ठीक है, म्यू एन। यहाँ पर एफ क्या है, तो फ्रिक्शन म्यू है, म्यू इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कह सकते हैं। फ्रिक्शनल, अभी मैं समझाऊंगा क्या है कोएफिशिएंट। देखो जब भी कहीं कोएफिशिएंट आए ना, तो वो समझ लेना को एक ऐसी वैल्यू है जो किसी मटेरियल को बनाते वक्त हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर रोड कंस्ट्रक्ट करना है किसी इंजीनियर को, ठीक है, तो उसे पहले ही ये पता होना चाहिए कि हमें म्यू की वैल्यू कितनी रखनी है। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी रखनी है वो पहले ही डिटरमाइन कर लेता है। अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो वो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अभी हम देखेंगे इसके एक फॉर्मूले के बेस पर। दूसरा ये जो एन है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब कोई भी ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रहा हो। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। जैसे हम जब खड़े होते हैं, ठीक है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे जो पैर होता है वो जमीन पर ऐसे परपेंडिकुलर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना? सीधा ऊपर से दबाता है हमारा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, हमारा पैर पूरा फोर्स लगा रहा है, ये 90 डिग्री का फोर्स है। इसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। जब कहीं पर भी कोई 90 डिग्री का फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो फ्रिक्शन का पहला फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू क्या है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, एक ऐसी वैल्यू जो पहले से डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, दूसरा एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। कोई भी फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, दूसरी, अच्छा क्या नॉर्मल फोर्स को, अच्छा फॉर्मूला में एफ इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन, एफ क्या है, फ्रिक्शन, म्यू क्या है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, एक ऐसी वैल्यू जो पहले डिटरमाइन की जाती है, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन। जैसे अगर रोड बनाना है तो रोड बनाते टाइम डिटरमाइन कर देंगे। अगर हमें स्लाइडिंग के लिए जैसे कि कोई प्लेग्राउंड बनाना है और उस पर स्केटिंग करवानी है, तो उस वक्त भी हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि भाई म्यू कितना रहेगा कि आसानी से स्केटिंग किया जा सके। ठीक है, म्यू एक वैल्यू, म्यू फ्रिक्स नहीं, ढलान डिस्टेंस कुछ नहीं होता है। फ्रिक्शन आसानी से हो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, फ्रिक्शन आसानी से हो, जैसे कि मैं कहता हूं ना कि
रिएक्शन, एक होता है नॉर्मल, ऊपर से हम लोग फोर्स लगाते हैं, हमारा एक्शन फोर्स, ठीक है, एक्शन फोर्स, और दूसरा जो हमें फील होता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन फोर्स कितना होगा ये हमें कैसे पता चलता है? F=ma से, है ना, F=ma से। तो ये क्या देता है? एक वैल्यू देता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। वैसे ही म्यू भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी मैं बताता हूँ ये म्यू क्या होता है, थोड़ा सा बस दूसरा फॉर्मूला अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एक और जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये थीटा आया है, मतलब यहाँ पर एंगल का कोई न कोई रोल होगा, बरोबर, एंगल का कोई न कोई रोल होगा। तो देखो अब तक जब हमने बात करी कोई स्ट्रेट सरफेस है, हमें सड़क पर चलना है या स्केटिंग करना है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए? या तो म्यू निकालने के लिए या तो फ्रिक्शन कितना है वो निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेस है, मतलब जो ऊंचाई से हमें नीचे की तरफ आना है, ढलान है, तब ऐसे सिचुएशन में हमारा जो एंगल बनता है, ये एंगल, यहाँ पर हमें म्यू अगर निकालना रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे? tan थीटा के जरिए, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अगर कोई रोड है और रोड पर हम लोग जाते हैं ना, चढ़ाई होती है, कोई ढलान होती है, तो ढलान के वक्त कितना फ्रिक्शन रखना होगा कि गाड़ियां स्लिप ना कर जाएं, वो कैसे निकलेगा? वो म्यू कैसे निकलेगा? tan थीटा के जरिए, tan थीटा, ठीक है। यानी एंगल हम जितना रखेंगे, एंगल जितना रखेंगे उसी पर हमारा म्यू की वैल्यू डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई एक ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ 30 डिग्री स्लोप, ठीक है, 30 डिग्री स्लोप पर कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। तो बताओ, फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, ठीक है, सरफेस। यानी ये कह रहा है कि वो जो ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी ना, वो निकालो। वो कैसे निकलेगा? एंगल दिया हुआ है तो हम कहेंगे म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, ऐसे हम समझ लेंगे, ये एंगल है 30 डिग्री का, थीटा 30 डिग्री, तो म्यू इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 है ना, 1/√3, 1/√3। तो म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/√3। यानी जो ब्लॉक है और जो ये सरफेस है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन होना चाहिए उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से स्लिप करके नीचे आ सके या रगड़ के नीचे आ सके, ठीक है। अब इसे और अगर स्लिपरी बनाना पड़ेगा तो हमें म्यू की वैल्यू और कम करनी पड़ेगी। जितना म्यू कम होते जाएगा ये उतना स्लिपरी होता जाएगा सरफेस। और म्यू कम करना है तो कैसे करेंगे? tan थीटा की वैल्यू कम करते जाओ, थीटा कम करते जाओ। ये tan थीटा क्यों लिया कॉस एंड साइन? इसलिए क्योंकि कभी भी जब साइन की अगर हम बात करते हैं तो साइन क्या होता है? साइन का अगर ये पढ़ा रहेगा, साइन होता है कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि सामने वाली जो भुजा एंगल रहती है ये, ठीक है। और कॉस में क्या होता है? जो संलग्न वाली रहती है ये। लेकिन जब हम रोड वगैरह की बात करते हैं तो हमें इससे और इससे कुछ लेना नहीं रहता है, हमें इस वाले से लेना रहता है। समझा रहे क्या? हाँ, इसके लिए साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, जिससे हमें इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है, तीसरे वाले के, हाइपोटेनियस वाले की, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर tan थीटा लिया है। इतना क्लियर है? ओके। तो जैसे हमको पता है कि tan थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, या तो 0 होगी या तो इनफाइनाइट होगी, है ना। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे 30 होती है 1/√3, फिर 45 1, फिर √3, यानी tan थीटा अगर बढ़ते जाएगा तो म्यू बढ़ते जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा।
अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है, सड़क को एकदम स्लिपरी बनाना है, तो थीटा का वैल्यू कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, जीरो कर दो। जीरो कर दो तो एकदम स्लिपरी हो जाएगा। उस पर कोई सामान रखो, स्लाट से स्लिप करके नीचे आ जाएगा। समझा है क्या? तो अगर तुम्हें ये करना रहेगा कि जैसे कोई बच्चों का प्ले ग्राउंड है ना, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझो कि अगर बच्चों का कोई प्ले ग्राउंड है और प्ले ग्राउंड में वो घसकने वाला रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, स्लाइडिंग। ठीक है, तो उसको हमें कितना वो करना रहेगा, इसका एंगल कितना रखना रहेगा, इस पर हम लोग आसानी से स्लिप करके आ सके, है ना? कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा सुनना हटा देते हैं तीसरे फॉर्मूले के बारे में कि इसी का एक और फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन निकालने का ही, म्यू इज इक्वल टू, देखो पहला क्या मैंने लिखा है कि F इज इक्वल टू म्यू एन, दूसरा मैंने बताया म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा, तीसरा फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन रिएक्टेंट फोर्स, F अपॉन आर, F अपॉन आर। ये F क्या होता है? ये फोर्स होता है जो अप्लाई करते हैं हम लोग, और आर होता है रिएक्टेंट फोर्स, रिएक्टेंट फोर्स जो मैं कल ये बता रहा था ना कि हम लोग सड़क पर चल पा रहे हैं तो नीचे से एक्शन रिएक्शन जब मैं बताने लग रहा था, कल नहीं फोर्स जब पढ़ा रहा था एक्शन रिएक्शन के टाइम, तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जब फ्रिक्शन वाला सेक्शन आएगा तब उसमें बताऊंगा कि ये रिएक्शन फोर्स के साथ साथ हमें फ्रिक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग आराम से चल पाए जमीन पर। जितना इम्पोर्टेंट है रिएक्शन फोर्स है, हम फोर्स लगा रहे हैं, जमीन का भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए तभी हम आगे जा पाएंगे। अगर जमीन का फोर्स उतना नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। उसमें सिर्फ रिएक्शन फोर्स ही नहीं, म्यू भी बहुत मैटर करता है, म्यू भी बहुत मैटर करता है। कैसे? ये जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के, है ना? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। अगर रिएक्शन फोर्स कम रहेगा, रिएक्शन फोर्स कम रहेगा, यानी ये जो फ्रिक्शन है ये बहुत ज्यादा रहेगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। म्यू क्या है? मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा रहेगा। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हम लोग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो सोचो खेत का जो एग्जांपल है, जुता हुआ खेत है, इसमें म्यू की आर जो रिएक्शन फोर्स होता है बहुत कम होता है ना? हम लोग फोर्स लगाते हैं जितना, उतना ये फोर्स नहीं लगा पाता। जब रिएक्शन फोर्स कम है मतलब यहाँ म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और हम लोग आसानी से जुते हुए खेत में नहीं चल पाते हैं। या रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ये रेत का टीला है, यहाँ पर अगर हमको चलना है, ठीक है, यहाँ पर चलना है तो हम जितना फोर्स लगाएंगे क्या उतना ही फोर्स ये बालू भी लगाती है, रिएक्शन फोर्स देती है? तो नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फोर्स और रिएक्शन फोर्स बराबर नहीं होता है। हमारा फोर्स तो ज्यादा है बट रिएक्शन फोर्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कर रहा हूँ, ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और हम लोग तेजी से आगे मूव नहीं कर पाते हैं, है ना? यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे ये कहना है अगर म्यू 1 रहे, म्यू इज इक्वल टू 1 रहे, तो हम लोग इस आराम से चल पाएंगे जैसे सड़क पर हम चल पाते हैं। वो कब होगा? जब हमारा फोर्स किसके बराबर होगा? रिएक्शन फोर्स के, है ना? अगर F इज इक्वल टू आर कर दूं तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? F अपॉन F इज इक्वल टू 1, यानी हम कहेंगे कि हम लोग आराम से स्मूथली चल पाएंगे। और अगर जैसे जैसे म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी, सरफेस उतना स्लिपरी होते जाएगा, स्लिपरी होते जाएगा। अगर हम म्यू 0 कर दें तब बताओ क्या हम वैसे सरफेस पर चल पाएंगे? ये समझ लो एक कोई बर्फ का टुकड़ा हो गया है, बर्फ का टुकड़ा, उस पर म्यू क्या है? 0 है। चलने की कोशिश करेंगे, सड़क से स्लिप कर जाएंगे, है ना? नहीं चल पाएंगे। वही, या वैसे मिरर हो गया, कांच हो गया, कांच पर चल पाएंगे? कोई गाड़ी अगर कांच पर चला नहीं रहे, कांच की रोड बना दो, पॉसिबल है ऐसा? नहीं। कोई जहाज आ रही है, जहाज को उतारने के लिए जो हम लोग का रनवे होता है, रनवे को हम लोग क्या कर दे? कांच का बना दे एकदम, जहाज उतर पाएगी इस पे? उतरने को उतर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, स्लिप करके रुक ही नहीं पाएगी, है कि नहीं?
तो इन सब चीजों के लिए हमें चलने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए किस चीज की जरूरत है? फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन के 3 फॉर्मूले याद हो गए? कौन कौन सा? पहला F इज इक्वल टू म्यू एन, दूसरा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और तीसरा म्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन रिएक्टेंट फोर्स, मतलब कि अप्लाइड फोर्स अपॉन रिएक्टेंट फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन रिएक्टेंट फोर्स। इतना क्लियर है? हाँ, कौन सा? वो जो फोर्स रहता है नॉर्मल वाला फोर्स F, ये अप्लाइड फोर्स है। हाँ, यहाँ मैं इसको बड़ा F लिख देता हूँ, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मैं लिख रहा था तो ठीक है, अप्लाइड फोर्स। क्लियर? अब देखो, हमें कभी कभी ना फ्रिक्शन को कम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रिक्शन कम करना बहुत जरूरी है। तो हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? या पूछ सकते हैं कि अच्छा क्यों फ्रिक्शन कम करना जरूरी है? कुछ क्यों फ्रिक्शन कम करना जरूरी है? अगर कोई मशीन है, ठीक है, जैसे इंसान भी एक तरीके का मशीन है कि नहीं? मशीन है। तो इंसान के कुछ कुछ पुर्जे होते हैं, जैसे घुटना हो गया, टखना हो गया, है ना? बुढ़ापे में ये घुटना और टखना से आवाज आने लगती है। क्यों? उनके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल लिक्विड। तो साइनोवियल लिक्विड इनके जो ज्वाइंट्स होता है उन्हें फ्रिक्शनल बना कर रखता है, इनके अंदर फ्रिक्शन मेंटेन करके रखता है। और जब साइनोवियल लिक्विड कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होने लगता है, और वो जो हड्डियां रहती है आपस में टकराने लगती है, और जिसकी वजह से आवाज आती है और कहते हैं गठिया हो गया है। बरोबर? तो अगर हमें इंसानों की बॉडी को अच्छे से चलाना है तो उनके ज्वाइंट्स की जो फ्रिक्शन है वो प्रॉपर चलने चाहिए, उनमें फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? अच्छे से होना चाहिए, है ना? फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि वो स्लिप कर सके। क्लियर? उसी तरीके से फ्रिक्शन अच्छा चलना चाहिए, मतलब हमें उनको कम करना है। ठीक है, सॉरी, मतलब बढ़ाना है फ्रिक्शन को। हाँ, हाँ, फ्रिक्शन कम करना है, फ्रिक्शन कम करना है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग अच्छे से खाए पिए, हमारे अंदर जो थोड़ा सा फैट वगैरह रहेगा, वो फैट की वजह से जो अंदर हम लोग वर्कआउट करेंगे तो फैट पिघलेगा, और हमारा जो साइनेबल लिक्विड रहेगा वो धीरे 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 जनरेट होगा, और फ्रिक्शन अच्छे से होता रहेगा, गठिया वठिया होगा नहीं। इसी तरीके से जो भी मशीन होती है, मशीनरीज में भी अगर हम देखते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें आवाज आने लगती है। या कोई साइकिल अगर होगा, साइकिल को ध्यान दिया होगा, तो साइकिल में जो चैन रहता है, चैन में भी कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है? खड़खड़ खड़खड़ आवाज आने लगती है। तो लोग क्या पोतते हैं इसमें? ग्रीस, है ना? ग्रीस डालते हैं ताकि उसमें क्या, उसके फ्रिक्शन अच्छे से बना रहे और लंबे समय तक चल सके। टाइम टाइम पर वो लोग ऑयलिंग करवाते हैं साइकिल की, या कोई व्हीकल हो गया, गाड़ी हो गया, 2 पहिया 4 पहिया, उन सबकी भी हम लोग क्या करवाते हैं? ऑयलिंग करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं, ताकि उनमें जो है फ्रिक्शन अच्छे से बना रहे और वो स्मूथली वर्क कर सके। समझ आ रहा? तो मशीनों को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हमें फ्रिक्शन को कम करना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? क्रिकेट की दुनिया में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगर कोई क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर, उसे क्या करवाना है? देखो, उसका जो बॉल रहता है ना, एकदम चिकना रहता है, यह बॉल ऊपर से कड़क रहता है, तो इस पे क्या करते हैं? थूक लगाते हैं। थूक क्यों लगाते हैं? ताकि ये थोड़ा सा स्लिपरी हो सके, और जब ये जमीन पर गिरे तब ये स्लिप कर जाए, स्पिन कराने के लिए, है कि नहीं? हाँ, तो स्पिन कराने के लिए बॉल पर क्या लगाते हैं? हुक लगाते हैं, ताकि जो बैट्समैन है वो समझ ना पाए बॉल किधर से आ रही है और आउट हो जाए। इतना चीज क्लियर है? अब इसी फ्रिक्शन को, जैसे मैंने कहा कि रोड पर गाड़ी वगैरह चलती है, फ्रिक्शन होने की वजह से एक सर्टेन लिमिट में ही चल पाती है,
लेकिन अगर हमने कहा फ्रिक्शन को अगर एकदम खत्म कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तब स्पीड की तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, है कि नहीं, है ना। अगर हम खत्म कर दिया जाए, अगर म्यू 0 हो जाए, तब तो स्पीड की कोई टेंशन ही नहीं, मैं किसी चीज को थोड़ा सा भी ढकेलूंगा वो आराम से जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा है। और मैंने बताया फ्रिक्शन दो तरीके से, या तो जमीन का फ्रिक्शन हो सकता है या हवाओं का फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे ये साइड में है बुलेट ट्रेन, ठीक है, ये क्या है, बुलेट ट्रेन। मान लेते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड है मान लो कि 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 500 किलोमीटर पर आवर। फिर भी जब ये चल रही है तो इसके ऊपर हवाओं का दबाव है, हवाओं का भी फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और नहीं बढ़ पा रही है। फिर उसके बाद इसके ट्रैक को एकदम चिकना बनाया जाता है। इसका ट्रैक क्या हमारे रोड की तरह रहता है, किसी भी रेलवे का ट्रैक नहीं, एकदम लोखंड का एकदम प्लेन रहता है। क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो सके और ये स्पीड अच्छे से मेंटेन रख सके। तो सेम इसी चीज को और स्पीड इसकी बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लाया गया हाइपर लूप का कंसेप्ट। इसका हाइपर लूप। अब इसमें देखो क्या किया गया है कि एक बॉक्स मतलब कि ये बनाया गया, समझ लो एक तरीके का सेल बनाया गया है, ठीक है, ये पूरा बड़ा सा। इसको क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा नॉर्मली ऐसे समझाता हूँ। देखो, जैसे ट्रेन का डब्बा होता है, हर बोगी में लोग बैठते हैं, तो ऐसे ही पहले एक डब्बा बनाया गया जिसमें लोग बैठेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो डब्बा चलेगा ना, ये एक बड़े से टनल के अंदर चलेगा, टनल, ठीक है, बड़े से टनल के अंदर जाएगा। और ये टनल में ऊपर क्या लगा रहेगा, मैग्नेट, नीचे क्या लगा रहेगा, मैग्नेट, ठीक है। मान लो कि ये ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। और ये जो जो बॉक्स है जिसमें लोग बैठेंगे, ये भी ऊपर से क्या है, मैग्नेट, और नीचे से क्या है, मैग्नेट। ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। अब बताओ, हमको पता है जब कोई मैग्नेट है नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ 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 सेम पोल को एक पास ले जाते हैं तो चिपकता है नहीं, वो दूर भागता है ना, दूर भागता है। अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इन दोनों को चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, लेकिन नॉर्थ पोल रहेगा तो दूर भागेगा। तो ऐसे ही अगर मैं इस सेल, ये जो यात्रियों का डब्बा है, इसके अंदर घुसा दूं, तो ये ना तो ऊपर चिपकेगा और ना ही नीचे चिपकेगा, बराबर, ये बीच में रहेगा। तो बताओ, बीच में इसको कोई रोकने वाला है, कोई कांटेक्ट है इसका नहीं। फ्रिक्शन यहाँ पर 0 हो गया। अब रह गया हवाओं का, तो मैं इसको पैक करके यहाँ से वैक्यूम बना करके सारा हवा बाहर निकाल लेता हूँ। आप बताओ, ये जो डब्बा है, ये डब्बा अगर ये इस टनल के अंदर भागेगा तो इसकी स्पीड की कोई लिमिट होगी? हम लोग जितने स्पीड से चाहें उतने स्पीड से इसको ट्रेवल करवा सकते हैं, है ना। लेकिन इतना भी नहीं करवा पाएंगे कि लाइट की स्पीड से भाग जाए, ठीक है। हाँ, लाइट की स्पीड से भगाएंगे तो ये सब उधर आ जाएगा, सब कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तब इस डब्बे में बैठे लोग टाइम ट्रेवल करने लगेंगे। ठीक है, तो बस सेम इसी कंसेप्ट पर ये जो हाइपर लूप था, इसको बनाया गया है ना। वर्जिन कंपनी है जो हाइपर लूप को बनाती है, और मुंबई का जो मुंबई में भी पास हुआ, आप देखो पता नहीं कब तक ये बनता है। पुणे से कहा मुंबई के बीच का समथिंग इसको। नहीं, पुणे से मुंबई बनने का प्लान हुआ है, अभी तो बुलेट ट्रेन आने की बात हो रही थी, बुलेट ट्रेन अभी तक आया नहीं, तब तक हाइपर लूप कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब एक कंसेप्ट आया हुआ है, अभी लोग इस पर ट्रायल कर रहे हैं। और इसके लिए कैसा है कि इसको बनाने के लिए ना सीधा एक ट्रैक चाहिए, इसमें मोड़ ओड़ कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है ना, ये लगभग 2000 किलोमीटर होती है, 2000 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब किसी कंट्री में ऐसा अ, अभी तक ना प्रैक्टिकली हुआ नहीं है।
ठीक है, अभी ये कंसेप्ट निकल करके आया है, लोगों ने इस पर टेस्टिंग किया जा रहा है कि हाँ कैसे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, बट इसके ऊपर सारा का सारा ना टेस्टिंग चल रहा है। कैसे कोरोना का वैक्सीन पहली बार फिर आया था तो लोग पहले टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, फिर धीरे धीरे निकल के आया, तो वैसे इस पर भी टेस्टिंग चल रहा है। क्योंकि ये बनाना ना बहुत आसान नहीं है। इसको बनाने के लिए मैंने बताया ना, तुम्हें जो लैंड एक्वायर करना है वो लैंड एकदम सीधा सीधा मिलना चाहिए, रोड की तरह ऐसे या ट्रेन की तरह ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं रहेगा। ऐसे अगर रहेगा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, यहाँ से आएगी 2000 की स्पीड, मारेगी, छेद देगी इसको, इधर घूम नहीं पाएगी। तो इसी सब पर भी ये ट्रायल किया जा रहा है। अगर कहीं घुमाव रहेगा, बहुत बड़ा घुमाव देना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करके, मतलब कंट्रोल करके हम इसको घुमा सके। स्पीड इतनी तेज होता है कि एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन की स्पीड लगभग 1000 जो है मीटर, 1000 मीटर कर रहा हूँ, 1000 किलोमीटर पर आवर पकड़ ले, जबकि वो 800 से 900 के आसपास रहता है। ठीक है, एरोप्लेन की स्पीड, और इसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर रहेगी, 2000 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसमें कहीं एक्सीडेंट हुआ तो बचने के चांस कहीं नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, तो इसमें अगर एक्सीडेंट हुआ तो बचने के चांस नहीं है। तो वो सारे का सारा सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह लेकर के सक्सेसफुली हो पाएगा नहीं। अभी आने में इसको बहुत टाइम लगेगा, मतलब कंसेप्ट आ चुका है बट प्रैक्टिकली इसको आने में काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ ये फ्रिक्शन वाली अगर बात हो रही थी तो हमने इस पर डिस्कस किया था कि ये किस कंसेप्ट पर चल रहा है, तो फ्रिक्शन लेस पर। फ्रिक्शन न होने की वजह से, मतलब फ्रिक्शन नहीं है इसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी अधिक है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ क्या? तो हम लोग अगर बात करें कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को कैसे कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली नॉर्मल भाषा में अगर पूछा जाए तो कैसे करेंगे, हम लोग ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल ऑयल का इस्तेमाल करो, फ्रिक्शन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ऑयल की जगह अगर हम पाउडर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर पाउडर से भी फ्रिक्शन कम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लोग चेहरे पर पाउडर क्यों लगा लेते हैं, ताकि जो हमारे चेहरे के पोर्स हैं वो भर जाए, और जब चेहरे के पोर्स भर जाते हैं तो वही चिकना दिखने लगता है। समझा है क्या? हाँ ऐसा मेकअप वगैरह करने के पीछे और कोई लॉजिक नहीं रहता है। बिना मेकअप किए हमारा जो चेहरा रहता है, चेहरे के पोर्स दिखते रहते हैं, तो वो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती नहीं है, उसी में धंस जाती है। तो वो पोर्शन क्या दिखता है, थोड़ा सा डल दिखता है। लेकिन जब हम पाउडर लगा देते हैं तो जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट आंखों पर आती है, और जिसकी वजह से हमें जो चेहरा रहता है वो और अच्छा दिखता है। ठीक है, तो पाउडर से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीस हो गया, ग्रीस या पेंट हो गया, ग्रीस, पेंट 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 किसी सरफेस पर अगर पेंट मार दिया जाए तो उससे भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। उसके बाद साबुन वगैरह, हम लोग जैसे कि बच्चों को नहलाते हैं, तो नहलाते टाइम जब साबुन लगा देते हैं तो स्लिपरी हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। तो सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो समझ में आता हो कि हम लोग फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मली अगर भाषा में मैं लिखूं तो लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट है ना। लुब्रिकेंट में घी, तेल, ग्रीस, पेंट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पता है, वो जो पेंसिल होता है, हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, पेंसिल के अंदर जो होता है उसे ग्रेफाइट करते हैं, ग्रेफाइट करते हैं। अगर उसको कूट करके एकदम बारीक बना दिया जाए तो वो भी क्या होता है, वो एकदम स्लिपरी हो जाता है, ठीक है, फाइन हो जाता है एकदम पाउडर जैसा। तो कैरम बोर्ड पर वगैरह पर हम लोग पाउडर छिड़क करके कैरम खेलते हैं, क्यों? ताकि वो फ्रिक्शन को कम कर सके और जो गोटी है वो आराम से इधर से उधर मूव कर सके। समझ में आया?
अब देखो इसमें सवाल क्या पूछता है, सवाल एक ही पूछेगा, एक तो न्यूमेरिकल के मतलब न्यूमेरिकल पूछ सकता है वो फॉर्मूले के बेस पर, और दूसरा चीज इसमें पूछता है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे करें, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसको ध्यान से समझ लेना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस कंसेप्ट निकालना है। मैंने बताया फ्रिक्शन दो तरीके के हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, और एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया कि कोई भी चीज रुका हुआ है उसको हमें पहले हिलाने के लिए, धकेलने के लिए, मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limiting फ्रिक्शन, ठीक है। क्या कहा मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है वो मूव करने लगे उस टाइम तक हमें जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स को कोई ना कोई रजिस्ट कर रहा है। कौन रजिस्ट कर रहा है? फ्रिक्शन। जिस मोमेंट को मूव करने लगा समझ लो वही उस फ्रिक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। उस फ्रिक्शन का क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट है ना। ये जैसे ये है, अगर मैं इसको ठेल रहा था, एक वक्त आया कि ये ऐसे ऐसे मूव करने लगा, यानी मैंने कहा कि इसका फ्रिक्शन टूट गया। तो इस जो फ्रिक्शन जो इसे रोक करके रखा था उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू रही होगी जो ब्रेक हुआ होगा। हाँ, बस वही मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझा? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसे टूटने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू टूट गया, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, वही मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर इसमें पूछ देता है कि बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है? फ्रिक्शन सबसे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें? नहीं, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन तो स्टैटिक में है, फिर स्लाइडिंग में है, फिर रोलिंग में है ना। समझा क्या? हाँ, किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वही इनडायरेक्टली करने का मतलब वही, क्योंकि फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? म्यू एन, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा फोर्स। क्लियर हो गया? तो ये वाला चीज भी याद रखना कि ऐसे तीन ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, इनमें से सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसके पास रहता है? तो स्टैटिक वाले के पास ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और अगर स्टैटिक की जगह लिमिटिंग दे दे तो भी मार देना, क्योंकि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग। इतना क्लियर हो गया? ये यहाँ हमारा फ्रिक्शन ये खत्म होता है। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग क्लियर।